Good morning, class 7. As you all know that we have completed our first chapter. Now today we are going to revise the whole chapter in a very easy language. So here's the summary of the story, students. आज हम लोग, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का कहानी पूरा हो चुका है और आज हम लोग अपने कहानी का रिवीजन करेंगे और पूरी कहानी को बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जेम्स का जन्म सन 1913 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। जब वह केवल 9 वर्ष के थे तब उनका परिवार यूनाइटेड स्टेट्स के ओहियो शहर से शिफ्ट हो गया था। जब जेम्स से उनके नए स्कूल में नाम पूछा गया तब उन्होंने जेसी बताया। फिर शिक्षक ने इसे गलत सुन लिया और जेसी की जगह पर जेसी JESSC जैसी दर्ज कर लिया और तब से वो सारी उम्र इसी नाम से जाने लगे। लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। जेसी को खेलों के प्रति एक गहन लगाव था, विशेष तौर पर दौड़ से। यद्यपि छोटी उम्र से ही जेसी ने अपने घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने घर की माली हालत से वाकिफ़ थे, इसलिए नहीं चाहते थे किसी तरह से उनके पिता पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े। इसी सोच से उन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू करके अपने घर के कामकाजों में, अपने घर के खर्चों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। स्कूल ख़त्म होने के बाद जेसी को प्रैक्टिस के लिए जगह नहीं मिल पाती थी, इसलिए चार्ल्स रिले जेसी के कोच थे। चार्ल्स रिले ने जेसी को शाम में प्रैक्टिस करने का आदेश दे दिया, क्योंकि सुबह में उनका स्कूल होता था, इसलिए कहते थे कि स्कूल के बाद तुम शाम में आकर यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। रिले के इस उपकार के ऋणी वो आजीवन बने रहे। जेसी अपने कोच रिले के इस उपकार के ऋणी आजीवन बने रहे और शायद यही एक विनम्र व्यक्ति की पहचान भी होती है। जेसी का खेलों के प्रति समर्पण स्कूल के बाद भी ज्यों का त्यों बना रहा। वर्ष 1993 में जब शिकागो में नेशनल हाई स्कूल चैम्पियनशिप में उनकी उम्दा प्रतिभा ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। जेसी ने 100 यार्ड डैश व लॉन्ग जंप की दूरी, एक लंबी छलांग बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर ली थी और एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। जेसी की यह प्रतिभा तब और अधिक बल मिला जब उनके पिता की जॉब अस्थायी हो गई। अब ओन्स अपने कॉलेज के साथ साथ अपने खेलों पर भी विशेष ध्यान देने लगे। जल्द ही उन्हें अपनी तेज़ गति के लिए बुलेट के नाम से जाना जाने लगा। वो इतनी तेज़ गति से भागते थे ट्रैक पर कि जैसा लगता था कि कोई गोली छुटी हो, और इसलिए उनका नाम पड़ गया बुलेट। जेसी की दूसरी उपलब्धि वर्ष 1936 में यानी 1936 के ओलंपिक्स में दिखी। जल्द ही वह विश्व के तेज धावकों की श्रेणी में आने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ जल्द ही वो विश्व की तेज धावकों की श्रेणी में आने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि 3 अगस्त 1936 को यानी 3 अगस्त 1936 को जेसी ने 100 मीटर की दूरी में अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया, फर्स्ट गोल्ड मेडल। जेसी ने 4 अगस्त 1936 को लॉन्ग जंप में दूसरा स्वर्ण पदक, और इस प्रकार से जेसी का कीर्तिमान बढ़ने लगा। जेसी को इन दोनों इवेंट्स में डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, क्योंकि दोनों बार में ही उन्होंने टेक ऑफ लाइन को क्रॉस कर दिया था। अब जेसी के पास केवल एक ही चांस बचा हुआ था और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। जेसी की सारी क्रियाकलाप को उसका एक प्रतिद्वंदी था, एक ओपोनेंट था जो उसी ट्रैक फील्ड में प्रेजेंट था,
मौजूद था उसका नाम था लज लॉन्ग। उसने जेसी को यह सलाह दिया कि तुम अपनी टेक ऑफ लाइन से थोड़े पहले ही अपनी फाइनल जंप अटेम्प्ट करो। लज को पक्का यकीन था कि ओस इस दूरी से भी क्वालिफाई कर जाएगा। जेसी ने उनकी सलाह मानी और वे इस बार क्वालिफाई कर गए। जेसी ने लॉन्ग को फाइनल्स में पराजित कर लिया। जेसी ने लॉन्ग यानी लेस्ली लॉन्ग जो था उसे पराजित कर दिया था। लॉन्ग वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने जेसी को आके बधाई दी थी। हारने के बावजूद भी आकर उन्होंने जेसी को बधाई दी थी। तो दैट इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, राइट स्टूडेंट्स। तुम वो सारे मेडल्स और कप्स जीत सकते हो जो अब तक मेरे थे, लॉन्ग ये कहते हैं। किससे? जेसी से कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि 5 अगस्त 1936 को जेसी ने 200 मीटर की प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीत लिया और अंत में 9 अगस्त 1936 को जेसी ने 400 मीटर की रिले स्प्रिंट भी जीत ली। यह वर्ष 1984 ईस्वी से पिछले 48 वर्षों तक अब तक का सबसे सुनहरा पल था एथलीट की हिस्ट्री में। जेसी ओन्स एक बड़े ही निम्न दर्जे का युवक था जिसे ऐसी प्रसिद्धि, ऐसी शोहरत के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने बस केवल 4 सालों में ही एथलीट वर्ल्ड में एक तूफान ला दिया था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था स्टूडेंट्स। दुर्भाग्यवश यह महान धावक कभी भी एडमेचर प्रतियोगिता में नहीं दिखा। जेसी की माली हालात जो शायद जेसी के इस प्रसिद्धि से सुधर सकती थी, शायद उसे भी पैसे मिलते पर वह ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतियोगिता में केवल वही एथलीट हिस्सा ले सकते थे जिनके पास कोई स्पॉन्सरशिप हो, यानी कोई उन्हें स्पॉन्सर करे। वही एथलीट इस रेस में हिस्सा ले सकते थे। तो जेसी के पास तो ऐसे कोई स्पॉन्सर था नहीं, तो दुर्भाग्यवश उन्हें इस रेस से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। कुछ सालों के बाद जेसी यूनाइटेड स्टेट्स का गुडविल एम्बेसडर बना दिए गए। जब वो अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव बनकर यानी प्रतिनिधि बनकर जब यात्रा कर रहे थे, पूरे विश्व भर में भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो जेसी फिर से 1972 में जर्मनी वापस आ गए। किस्मत उन्हें फिर से दोबारा उसी रास्ते पे ले आई, उसी ट्रैक पे ले आई, उसी जगह पे ले आई। इस बार जर्मनी में म्यूनिख ओलंपिक में वे फिर से वापस आ गए। जेसी का देहांत 1980 में हो गया था। जेसी वॉज डाइड इन 1980 और अपने पिछले और अपने पीछे वो एथलीट के लिए एक बेंचमार्क सेट करके चले गए थे। जितने भी उनके पीछे जो एथलीट्स आने वाले थे वो सारे उन्हें आइडियल मानने लगे और जेसी ने उन सभी एथलीट्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया था। तो इस तरह से जेसी एक बहुत ही यूनिक एथलीट साबित हुए थे। बहुत ही निम्न परिवार से, बहुत ही लिमिटेड सिचुएशंस में भी उन्होंने अपनी ज़िद जारी रखी और एक दिन अपना सपने को पूरे किए और विश्व में एक महान एथलीट साबित हुए। तो ये था इस कहानी का समरी स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अब बिल्कुल अच्छी तरह के समझ में आ गई होगी। कहानी के लास्ट में एक रिवीजन है, कहानी के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है। इस टेस्ट को आप लोग कंडक्ट करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को PDF फाइल में मिल जाएंगे। सो यू हैव टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कॉपी। Whenever the school reopens, I will check your work and your work should be neat and tidy, students. Okay? Stay fit and keep learning. Good day.